हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार फिर से आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं। आपका वही चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हम इस चैप्टर में पिछले लेक्चर तक सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन अब बारी है थर्ड लॉ की। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसे है, मैं यहां पे बता देता हूं आपको। जैसे ही आप यहां पर देखोगे कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बोलता है, ये आपको बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या चाहिए यहां पर कि कोई भी एक्शन, यानी कोई भी एक्शन आप अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो ऑब्जेक्ट उतने ही मैग्नीट्यूड का रिएक्शन आपको देगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैं यहां पर आपको बात करूं, तो ये यहां पर नाव है, ये इसकी पतवार है, तो इस पतवार से ये पानी को इधर खींच रही है, तो पानी क्या कर रहा है, इस नाव को आगे की तरफ ले जा रहा है। वापस से देखते हैं एक बार, उल्टा चल रहा है, ठीक है। ये पानी को धकेलेगा इधर की तरफ, पानी को इसने धकेला इधर की तरफ, पानी ने नाव को धकेला आगे की तरफ। यानी कि आप यहां पर यूं कह सकते हैं, दिस इज एक्शन। ये क्या हो जाएगा, एक्शन इन दिस डायरेक्शन। और इस एक्शन का रिएक्शन किस पर लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पर, रिएक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हो गया एकदम ऑपोजिट। तो यहां पर क्या होगा, ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट किसमें, डायरेक्शन में, ठीक है। किसमें ऑपोजिट हो रहा है, डायरेक्शन में। एक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा। और इक्वल किसमें हो रहा है, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। किसमें, मैग्नीट्यूड में। जितने अमाउंट का एक्शन होगा उतने ही अमाउंट का क्या होगा, रिएक्शन होगा। डायरेक्शन ऑपोजिट, अमाउंट सेम, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही कॉमन है, कहीं भी जगह पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इसका एक कॉमन एग्जांपल लें, तो अगर आप किसी को धक्का लगाते हैं तो वो वस्तु आपको उतना ही धक्का लगा। जैसे दीवार को आप पुश करोगे, तो जितने फोर्स से पुश करोगे, आपके हाथ पर भी उतना ही फोर्स दीवार लगाएगी। तो आपके हाथ में भी आपको स्ट्रेन महसूस होगा। मतलब जितना जोर से लगाऊंगा मेरे हाथ में, उतना ही स्ट्रेन मुझे महसूस होगा, उतनी ही अकड़। नॉर्मल फील नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं जैसे जैसे फोर्स बढ़ाता जाऊंगा मेरे हाथ में उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि दीवार भी मेरे हाथों पर सेम अमाउंट का फोर्स लगा रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर। तो यहां पर हम आते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन को मैं आपको लिंक करना चाहूंगा हमारे प्रीवियस टॉपिक से, जिसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि नेट फोर्स जो होता है, यहां से अपन शुरू करते हैं। नेट फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इक्वल होता है, यूं बोल देता हूं मैं, डेल्टा पी बाई टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो हो, यानी कि या तो हो सकता है कि फोर्स इज बैलेंस्ड हो, या फिर उस पर कोई फोर्स लगी नहीं रहा हो, यानी नो फोर्स या फिर बैलेंस्ड फोर्स। दो कंडीशन में हो सकता है नेट फोर्स जीरो या तो नो फोर्स, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स लगी नहीं रहा, या फिर बैलेंस्ड फोर्स। यहां पर भी नेट फोर्स क्या आता है, जीरो आता है। अगर ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, नेट फोर्स जीरो। अगर ये चीज जीरो हो जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये चीज जीरो हो जाएगी, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। टी को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि यहां से आएगा डेल्टा पी इक्वल टू जीरो। और डेल्टा पी क्या होता है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। क्या है बच्चों, ये चेंज इन मोमेंटम। तो ये अगर चेंज इन मोमेंटम है, तो यहां पर यूं बोल सकता हूं मैं कि P फाइनल माइनस P इनिशियल, यही होगा ना, चेंज दो, इक्वल टू जीरो। इसको मैं ऐसे लिखूं, P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। तो क्या ये गलत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर या तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं गया हो, या फिर बैलेंस्ड फोर्स लगाया हो, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स अगर जीरो हो, तभी मैं बोल सकता हूं कि उसके अंदर जो मोमेंटम में चेंज होगा वो जीरो होगा। यानी चेंज इन मोमेंटम जीरो। क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो। इसका मतलब मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। तो इसी को तो हम बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है कि अगर कोई भी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो है, तो मैं बोल सकता हूं कि वो वस्तु
अंडर द मोमेंटम कंजर्वेशन एक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं। अब कई सारे लोग जो हैं, कई सारे विद्यार्थी जो है, बच्चे जो है, वो मोमेंटम कंजर्वेशन को तो जानते हैं कि भाई पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल, यानी कि पहले होगा जितना मोमेंटम उतना ही बाद में होगा, लेकिन उसकी कंडीशन नहीं जानते कि क्यों होगा और कैसे होगा। आपको मैंने बता दिया क्यों होगा, कि जब नेट फोर्स जीरो होगा तभी मोमेंटम कंजर्वेशन जीरो होगा। अब समझ में आ गया? सॉरी, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। अब अपन यहां पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आप देख सकते हैं, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहां पर एक ये बंदूक है, ये गन सिस्टम है, आप सब लोग जानते होंगे, परिचित होंगे। नहीं है तो अब अपने को ज्यादा अच्छी गन तो बनानी आती नहीं है, लेकिन ये गन है। ठीक है, ये इसका ट्रिगर है, ये गन है, जिसका बैरल है। इस गन से क्या होता है, एक बुलेट है। ये बुलेट का मास क्या है? बुलेट का मास है 20 ग्राम। ठीक है बच्चों, और ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है? वेलोसिटी है इसकी 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ 2 kg, पिस्टल का वजन है 2 kg। ठीक है, ये मास ऑफ द पिस्टल, ये पिस्टल है, ये बुलेट है, ये वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है। ठीक है, What is the recoil velocity of the pistol? यानी पिस्टल की जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? ये दोनों कंडीशंस जो है बाद की है। इसके पहले की कंडीशन, ये कंडीशन कब की है? आफ्टर की। ठीक है ना, ये पता करना है, ये कंडीशन है आफ्टर की। अच्छा, बिफोर की कंडीशन क्या होगी? बिफोर की कंडीशन तो ये होगी कि बुलेट किसके अंदर है? बुलेट किसके अंदर है? आपकी पिस्टल के अंदर। बुलेट किसके अंदर है? मैं वैसा का वैसे पिस्टल बना देता हूं, एग्जैक्टली तो बनेगा नहीं। ठीक है, बुलेट किसके अंदर है? पिस्टल के अंदर। ये यहां पर बुलेट जो है अभी पिस्टल के अंदर है, पिस्टल के अंदर है। तो बुलेट का मास यहां पर टोटल मास कितना हो जाएगा? इसका टोटल मास हो जाएगा 2 kg प्लस 20 ग्राम। ठीक है, तो 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 1000, इतना हो जाएगा ये टोटल मास। यही होगा टोटल, सॉरी केजी में इसको मेजर करेंगे अपन, केजी में हो जाएगा इतना। ठीक है, मास तो ये हो जाएगा। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस सिस्टम की? जीरो, क्योंकि ये रेस्ट में होगा। ये कंडीशन है बिफोर की, दिस कंडीशन इज ऑफ बिफोर। अब हमने बोला है कि इस पर क्या आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या? नहीं, मैंने बंदूक पर तो कोई फोर्स नहीं लगाया। क्या इस पर लगाया? नहीं लगाया। यानी बंदूक पर कोई फोर्स नहीं लगाया एक्सटर्नल, यानी कि यहां पर क्या है? नेट फोर्स क्या है? जीरो। क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो। क्या नेट फोर्स जीरो है तो मैं क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो सर, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हो। तो यहां पर मैंने लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन। और मोमेंटम कंजर्वेशन से कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको? मैं करूंगा बिफोर, यानी पी बिफोर इक्वल टू पी आफ्टर। ठीक है, अब मैं पी बिफोर में क्या करूंगा? मास, टोटल मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंटम किसका होगा? मास ऑफ द पिस्टल इंटू वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, यही होगा, प्लस मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब ये करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो बिफोर, तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे मास ऑफ द पिस्टल क्या है? 2 kg, 2 इंटू वीपी, प्लस ये क्या है? 20 ग्राम, तो 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 150। ठीक है, मैंने इस बुलेट की डायरेक्शन को क्या ले लिया है? वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। इसकी डायरेक्शन अभी हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से अगेन एक जीरो, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा ये, तो 30 का फिर ये काटोगे तो ये एक जीरो आ जाएगा, यानी कि ये आएगा यहां पर 3 और ये आ जाएगा 2vp इक्वल टू 0। अब यहां से आप करोगे तो ये आ जाएगा vp इज इक्वल टू -3/2, यही आएगा, यानी ये आएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा? -1.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये होगा कि ये जो पिस्टल है, इस पिस्टल पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी वेलोसिटी, और वो किसकी होगी? वो कितने मैग्नीट्यूड की होगी? इसकी वीपी इक्वल टू हो जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और इसकी क्या थी? ये वीबी यहां पर 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस डायरेक्शन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट पता करना था अपने को, कॉन्सेप्ट लगाना था। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट।
with a frictionless wheel. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart start moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. अब यहां पर बोले इसने एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। अच्छा, नेट फोर्स जीरो है तो मैं क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं? लगा सकते हो आप। क्या लगा सकते हो? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आप सॉल्व करो इसे और चैट में आंसर करो, सॉरी कमेंट में आंसर करो। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? वीडियो को पॉज करके आप चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आंसर करें। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, बिल्कुल। पहले क्या थी? गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर ये एक स्टेशनरी कार्ट है, स्टेशनरी कार्ट है, इसके पहिए लग रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है? एक कार्ट है, स्टेशनरी कार्ट है। अब इसके अंदर एक जंप कर गई, जंप करके इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस लड़की की, एक गर्ल है जिसने जंप मारा इस पे, और इस गर्ल की वो है, क्या नाम है, 40 kg इसका वेट है, मास है, सॉरी मास ऑफ द गर्ल है 40 kg। ठीक है, और कार्ट का मास दे रखा है, क्या कार्ट का मास है, मास ऑफ द कार्ट है यहां पर 3 kg, लेकिन कार्ट की वेलोसिटी क्या इनिशियली जीरो है। ठीक है, इनिशियली जीरो। और इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी भी, सिस्टम की वेलोसिटी, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी इनिशियली जीरो ही थी, लेकिन अब जैसे उसने कूदा, जैसे उसने कूदा क्या होगा? कार्ट भी मूव करेगा, होगा ना, कार्ट भी मूव करेगा। अब इसकी वेलोसिटी पहले क्या थी? मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी वेलोसिटी पहले थी गर्ल की 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस दोनों सिस्टम की देखना है, यहां पर हमें बिफोर और आफ्टर करना है। बिफोर हम देखेंगे तो बिफोर इक्वल टू आफ्टर क्या? मोमेंटम। ठीक है, बिफोर मोमेंटम क्या होगा? बिफोर मोमेंटम है mg vg, बिफोर वाला, प्लस mc vc। ठीक है, और आफ्टर वाले में क्या होगा? आफ्टर एक सिस्टम हो जाएगा, आफ्टर एक सिस्टम हो जाएगा तो सिस्टम में क्या होगा? mg प्लस mc, यानी कार्ट का मास इनटू, और ये फाइनल सिस्टम की वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है भैया? ये जो mg है ये 40 kg की है, और vg कितना है इसका? पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये 3 kg, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। ठीक है, ये बिफोर वाला सिस्टम है। आफ्टर वाले में क्या करोगे? 40 प्लस 3 kg इंटू वी। ये वी तो नहीं पता, ये तो पता करना था, तो ये हो जाएगा हमारा 200, ये क्या हो जाएगा? 20, यानी 200 डिवाइडेड बाई 43 इज इक्वल टू वी। तो वी क्या आ जाएगा? इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहां पर? व्हाट इज हर वेलोसिटी एज कार्ट स्टार्ट मूविंग। ठीक है, ये यहां पर आप पूरे सिस्टम की वेलोसिटी, क्योंकि सिस्टम की वेलोसिटी ही अब इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसके साथ ही चल रही होगी। ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 43, ये 40 से करोगे तो आप ये 0 5 टाइम्स आएगा, 43 से 4 टाइम्स समथिंग आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम्स while playing to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. One has the mass of 60 kg, was moving with the velocity of 5 meter per second, while the other has the mass of 55 kg and was moving faster with the velocity of 6 meter per second towards the first player. अगर मान लो ये एक प्लेयर यहां है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक प्लेयर यहां है, तो इस प्लेयर की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात ध्यान से सुनना, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। मास कितना है इसका? इसका मास दे रखा है, मान लो ए है ये, तो इसकी वेलोसिटी दे रखी है, इसका मास दे रखा है हिट द ग्राउंड इंटेंगल्ड विद 60 kg, ये 60 kg है। ठीक है, और एक दूसरा प्लेयर है बी, वो प्लेयर इधर की तरफ आ रहा है, वो इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी है 5 kg, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, वाइल द अदर मास है 50 kg। अच्छा, इसकी 5 है तो इसकी 6 है, जिसका यहां पर मास जो है वो है 55 kg। अब ये जैसे कोलाइड होता है तो ये इंटेंगल हो जाते हैं। इंटेंगल मतलब क्या हो जाएगा? जुड़ जाते हैं। इंटेंगल का मतलब जुड़ जाते हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा ma प्लस mb, यही होगा टोटल मास। ये हो जाएगा टोटल मास आपका 60 और ये 5115 kg, यही होगा ना। 60 और 50 क्या हो जाएगा? 60 और 50 110 और 5 kg 115 kg हो जाएगा।
अब ये कह रहा है कि पूरे सिस्टम की पहले तो इसका ये कर लो भैया 60 इंटू, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये बिफोर वाला लेंगे अपन, बिफोर, और फिर लेंगे अपन आफ्टर, ठीक है ना। तो बिफोर वाले में क्या हो जाएगा 60 इंटू 5 प्लस 55 इंटू, ये माइनस हो जाएगी इधर वाली डायरेक्शन, -6 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा ये 115 टोटल मास इंटू वेलोसिटी हमें नहीं पता, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 300 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 जा क्या हो जाएगा 30, 3 कैरी हो जाएगा, और 30 ये 33 हो जाएगा, ठीक है ना। 115 इंटू वी। अब यहां से आप करोगे तो यह आ जाएगा -30 डिवाइडेड बाई 115 इज इक्वल टू वी। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू बहुत ही कम आएगी, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि v इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट करने का काम आपका भैया कैलकुलेशन, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में आएगी। और ये मीटर पर सेकंड में आने का मतलब है कि ये आफ्टर इंटेंगलिंग, जब ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इंटेंगल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उस टाइम पर ये सिस्टम किस डायरेक्शन में चलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव कौन सी डायरेक्शन है, ये वाले डायरेक्शन, यानी ये सिस्टम इधर चल रहा होगा, यानी दोनों मिलके ये इधर की तरफ खिसके होंगे। और किस वेलोसिटी से खिसके होंगे इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में खिसके होंगे 30 डिवाइडेड बाई 115 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बच्चों ये हो गया आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और साथ के साथ हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही मजा आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। कमेंट में जरूर बताएंगे कि कैसा लगा, और इन क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।